बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने की सागर परिक्रमा के 10वें चरण की अगुवाई। PMMSY योजना के लाभार्थियों को नाव और आइस बॉक्स से किया सम्मानित। नव नियुक्त सागर मित्रों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। नीली क्रांति योजना के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से नेल्लौर में जुवलांडिंग फिशिंग हार्बर को दी मंजूरी। और झारखंड के राज्यपाल और केंद्रीय कृषि मंत्री ने खरसावा में किया किसान समागम का शुभारंभ। विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम का हुआ आयोजन। मौके पर किसानों को दिया गया प्रशिक्षण। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से कृषि के क्षेत्र में हो रहा है क्रांतिकारी परिवर्तन। गुवाहाटी में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की होगी स्थापना। ये केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों को बाजार तक पहुंच करेगा प्रदान। लगभग 7.5 करोड़ रुपए की लागत से अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र किया जाएगा स्थापित। बाहरी राज्यों के कारीगरों का आवास प्रदान करने के लिए कारीगर निवास की भी होगी स्थापना। और देश के उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड। दिल्ली NCR में कोहरे और प्रदूषण की मार। अगले 2 दिन तक जारी रहेगी शीतलहर। दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी पूर्वी यूपी, राजस्थान में कोहरा। मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बेघर लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों का ले रहे हैं सहारा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सोमवार को जुवलांडिंग फिशिंग हार्बर नेल्लौर जिला से शुरू हुई सागर परिक्रमा के 10वें चरण की अगुवाई की। ये परिक्रमा आने वाले दिनों में बापटला, कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, यानम जिले, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी जैसे अन्य तटीय जिलों की ओर बढ़ेगी। पुरुषोत्तम रुपाला ने गर्मजोशी से भरपूर स्वागत के साथ शुरू हुए सागर परिक्रमा के 10वें चरण में मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के साथ साथ मत्स्य पालन विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, पुडुचेरी सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय तट रक्षक और मछुआरों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। पुरुषोत्तम रुपाला ने जुवलांडिंग फिशिंग हार्बर में मछुआरों, महिला मछुआरों, जलीय किसानों, PMMSY लाभार्थियों आदि जैसे लाभार्थियों के साथ बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने PMMSY योजना के लाभार्थियों को नाव, आइस बॉक्स के साथ 2 पहिया वाहन सामग्री से सम्मानित किया। PMMSY के तहत नव नियुक्त सागर मित्रों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। लाभार्थियों को मछुआरों के KCC से भी सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम रुपाला ने इस बात को रेखांकित किया कि जल्द ही नेल्लौर में जुवलांडिंग फिशिंग हार्बर चालू किया जाएगा, जिससे नीली क्रांति योजना के तहत कुल 288.80 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि सागर परिक्रमा का लक्ष्य मछुआरों के साथ उनके घरों पर जाकर संवाद करना, उनकी कठिनाइयों को जानना और उनकी शिकायतों को सुनना, गांव के स्तर पर जाकर जमीनी हकीकत को देखना, निरंतर मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करना और सरकार की सर्वोत्तम पद्धतियों को लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करना है। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड 7.6 करोड़ रुपए की लागत से गुवाहाटी में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र की स्थापना कर रहा है। हाट में 24 स्थायी स्टॉल होंगे जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों के कारीगरों को बाजार तक पहुंच प्रदान करेंगे। बाहरी राज्यों के कारीगरों के आवास प्रदान करने के लिए एक कारीगर निवास भी होगा। NEHHDC
9 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क मुशालपुर बक्सा असम में एक ERI रेशम कताई संयंत्र स्थापित कर रहा है और इससे 375 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 25,300 परिवारों को अप्रत्यक्ष आजीविका मिलेगी। इस संयंत्र की क्षमता चालू होने के बाद प्रतिदिन 450 किलोग्राम ERI सिल्क यार्न का उत्पादन करने की होगी और NEHDC 14.92 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ डिजिटलीकरण, प्रमाणीकरण और ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से NER में 7 राज्यों में 10,000 बुनकरों को कवर करते हुए बाजार विकास भी प्रदान कर रहा है। परियोजना कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में सिक्किम को छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों से 10,000 से अधिक सक्रिय करघरगा बुनकरों को चिन्हित किया गया है और जिनका पंजीकरण किया गया। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम कारीगरों को संभावित बाजारों तक उपभोक्ताओं से जोड़कर और हस्तशिल्पियों के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अवसर प्रदान करता है और उपभोक्ताओं के लिए क्षेत्र के स्वदेशी शिल्प को विकसित और बढ़ावा देने का प्रयास करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा की मजबूती का आधार बन रही है। अप्रैल 2020 के आरंभ से शुरू की गई इस योजना को अगले 5 साल तक के लिए फिर से बढ़ाए जाने से देश के गरीब और पिछड़े तबके तक के लोगों को काफी फायदा हो रहा है। देखते हैं हमारे संवाददाता OP यादव की ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के गरीब और हाशिए की जिंदगी जी रहे जरूरतमंद लोगों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ अप्रैल 2020 से किया गया, जो आज गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को अगले 5 साल तक बढ़ाए जाने से देश के गरीब और पिछड़े तबके के लोगों का फायदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जैसे पिछड़े अंचल में रहने वाले गरीब परिवारों ने इस फैसले को गरीबों के लिए बड़ी राहत मानते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। योजना के लाभार्थियों का मानना है कि मेहनत मजदूरी करके जीने वाले हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। इससे परिवार के भरण पोषण से निश्चिंत होकर आदमी अपना छोटा मोटा रोजगार या मेहनत मजदूरी करके अन्य कामों को कर लेता है। हम लोग का मूल पेशा मछली मारना, मछली बेचना है। हमारे सदस्य पूरे परिवार में 14 सदस्य हैं। लगभग 70 किलो अनाज मिल जाता है, क्योंकि हम लोग के पास खेती किसानी है नहीं। इस नाते हम लोग को बहुत लाभ मिलता है। देश के श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 5 साल के लिए राशन का वितरण बढ़ाया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। गल्ला 5 किलो मिलत है एक लोग पर, बहुत बढ़िया। मोदी जी का धन्यवाद। हम लोग के गरीब आदमी बहुत सहायता करें, घर से लेके हर एक सुविधा। 5 साल और बढ़िया राशन, बहुत बढ़िया मोदी जी सरकार हम लोग गरीब आदमी के बहुत सहायता करते हैं। खेती किसानी साहब है नहीं, हम लोगों के पास बहुत गरीब आदिवासी अंचल एरिया के हम लोग हैं। लेकिन जैसे हम लोग 4 लोगों का परिवार है मेरे घर में, और 5 किलो 1 यूनिट पर मिलता है, तो 5 के 20 किलो राशन हमारे घर में आ जाता है, तो हमारे घर का महीने भर का खर्चा चल जाता है। हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता है। 5 साल के लिए मोदी जी ने इसे बढ़ाकर हम गरीबों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम लोग 6 लोग है, 6 लोग के राशन मिलल है 1 महीना के खाए के, मोदी सरकार दे रहे हैं। और भाई 5 साल बढ़ाए दिहन, फिर इतना दिन से मिल रहा था, फिर 5 साल बढ़ गया। अब खाए पिए के हम लोग के जिए के सहारा हुई बाबा। योजना 80 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो पसंदीदा दाल मुफ्त में देने के लिए बनी थी। इसके अलावा इसमें प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो मुफ्त साबुत चना प्रदान किया जाता है। इस योजना में BPL परिवारों को मुफ्त सिलेंडर दिया जाता है। कोविड के समय PM मोदी ने गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी किया था। उस समय इस योजना में 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीनों के लिए 500 रुपए प्रति माह दिए गए, जो न केवल केंद्र सरकार की देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदना को दर्शाती है, बल्कि कोई नागरिक भूखा न रहे, इसे लेकर प्रधानमंत्री के मानवीय सरोकारों से युक्त भावनात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित भी करता है।
और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से झारखंड के खरसावां में विकसित गांव विकसित भारत थीम पर किसान समागम का आयोजन हुआ। मौके पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया और साथ ही साथ स्टॉलों से किसान लाभान्वित हुए। किसान समागम का शुभारंभ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने खरसावा के गोंडपुर मैदान में किसान समागम का शुभारंभ किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि गांवों, कस्बों और शहरों को विकसित बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार योजनाबद्ध ढंग से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीएम के विकसित भारत बनाने के संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुभारंभ की है, तो उस यात्रा का आज एक पड़ाव खरसावां में हुआ है। तो यहाँ से नए दीप जलाकर प्रज्वलित कर हम विकसित भारत बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम अपने गांव को हरियाली बनाएंगे। मेले में सांसद विद्युत वरण महतो और संजय सेठ ने भी अपनी बात रखी। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कल्याण के लिए अनगिनत योजनाएं चलाई हैं और किसान सम्मान निधि से किसानों को बड़ा सहारा मिला है। कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो किसान हमारे अन्नदाता हैं और ड्रोन दीदी का भी समय आ गया है। किसानों को उनकी खेती में हरियाली लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेले में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया गया। यहाँ कृषि क्षेत्र से जुड़े करीब 150 स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसके जरिए किसानों को लाभान्वित किया गया। लाभुक किसानों ने सरकार के इस पहल की सराहना की। हम लोग सब एफपीओ के अंदर में ही हम लोग काम करते हैं, किसान है और सारा चीज जो है हम लोग का मैक्सिमम हम लोग का ये ऑर्गेनिक। माननीय प्रधानमंत्री का जो 10,000 एफपीओ बनाने का सपना है, उसका एक हमारा एफपीओ भी अंग है। इस मौके पर राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। साथ ही साथ किसानों के बीज का वितरण हुआ और उन्हें कृषि के नवीनतम तकनीकों से रूबरू कराते हुए उन्हें कृषि के साथ मुर्गी पालन जैसे आयामों के जरिए आमदनी बढ़ाने के तरीके भी बताए गए। खरसावा से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। और देश में कृषि शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का योगदान अतुलनीय है। कृषि शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को कौशल दक्षता देने के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को तो बढ़ावा दे ही रही है, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में नवाचारों के लिए उन्नयन कार्य भी कर रही है। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आईसीआर के डीडीजी एजुकेशन डॉक्टर आरसी अग्रवाल। सर, अगर बात करें कृषि क्षेत्र में शिक्षा, शोध और अनुसंधान के साथ साथ आपने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, युवाओं को कौशल युक्त बनाने का काम किया है। नवाचार में कौन कौन से काम अभी कृषि क्षेत्र में हो रहे हैं? नवाचार में कृषि शिक्षा में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, जैसे कि अभी जितने IoT बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस पर बहुत बल दिया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ड्रोन्स पर बहुत सारा बल दिया है, जीनोमिक्स पर बहुत सारा बल दिया है। अगर आप देखेंगे मार्केट इंटेलिजेंस पर बहुत बल दिया है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर, आपके न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ पर बहुत सारा ध्यान दिया है। और जो एक ख़ास हमने अभी जोर दिया है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं अलग अलग तकनीकी जो बनाते हैं उसमें, तो उस पर भी हम बहुत सारा बल दे रहे हैं अभी। अगर बात करें ड्रोन की पर्टिकुलर, तो कृषि शिक्षा में ड्रोन को शामिल किया गया है और भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए भी आपने विश्वविद्यालयों को निर्देशित कर रखा है, तो इसमें किस तरह क्या क्या काम हो रहा है? इसमें हमने बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं और सभी विश्वविद्यालयों को हमने कहा है कि ड्रोन की ट्रेनिंग स्टार्ट करें स्टूडेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए और जो भी उनके लोग इच्छुक हैं उसमें ट्रेनिंग लेने के लिए। और इसके लिए काफ़ी हमने सहायता भी प्रदान की है ड्रोन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, ड्रोन्स खरीदने के लिए, और उसमें पायलट ट्रेनिंग करने के लिए भी 1-1 साल का डिप्लोमा भी हमने कहीं कहीं शुरू किया है। तो 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स, जैसे कि पूरा आप सक्षम हो जाएं उसमें, इस तरह के बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हमने इसमें शुरू किए हैं। अगर बात करें कौशल डेवलपमेंट की, युवाओं को शिक्षा के साथ साथ कौशल युक्त शिक्षा नई शिक्षा नीति में शामिल है, किस तरह कौशल दक्षता आईसीआर में अगर हम देखें तो पाठ्यक्रमों में शामिल हो रही है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए और बहुत ही वरीयता वाला एक विषय है। इसमें
अभी अगर आप देखें तो करीब 250 से ज़्यादा हमने कौशल विकास के लिए कोर्स शुरू किए हैं हमने सभी 76 विश्वविद्यालयों में। और अभी हमने एक कमेटी बनाई है कि जिसके द्वारा हम इन कोर्सेज को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं। और किस तरह से इसमें एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से भी हम इन कोर्सेज को रेगुलराइज करें, तो इस पर अभी हम बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो यदि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग में उप महानिदेशक डॉक्टर RC अग्रवाल, जिनका मानना है कि कृषि क्षेत्र में न केवल ICAR द्वारा शिक्षा शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि तकनीकी शिक्षा के साथ साथ कौशल आधारित नवाचार से युक्त शिक्षा देकर युवाओं को हुनरमंद बनाने का काम भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली समेत देश के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लगातार गिरता जा रहा है। दिल्ली NCR में कोहरा और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है, तो वहीं शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। हाड़ कपाती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने घने कोहरे के कारण दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में राष्ट्रीय राजधानी में तापमान में और गिरावट आ सकती है। घने कोहरे के कारण कम हो रही दृश्यता के चलते कई ट्रेनें और उड़ानें प्रभावित हुई हैं। हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इससे 6 प्रमुख जानलेवा बीमारियों का उपचार किया जाएगा। इनमें हृदय रोग, सेरेब्रल पल्सी, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, कैंसर और सभी प्रकार की दुर्घटनाओं में उपचार की सुविधा शामिल है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन का मकसद जरूरतमंद और पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाना है, और जिससे विभिन्न विभागों की ओर से सुनिश्चित किया जा रहा है। और लखीमपुर में इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपने मन की बात साझा की। मोदी सरकार की गारंटी वाली गाड़ी जब खीरी जनपद के मुख्यालय लखीमपुर खीरी पहुंची, तो शहरी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने IEC वैन यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक योगेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तो दी ही गई, साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण कैंप भी लगाया गया और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभ, आयुष्मान कार्ड, आवास योजनाओं का प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जबानी के माध्यम से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। मुझे स्वनिधि योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये मिले थे, उससे मैंने अपना रोजगार बढ़ाया है और ये प्रधानमंत्री ने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमें PM आवास मिला है। आज हम बहुत खुश हैं। पहले तो हम टीन में रहते थे, हम बच्चों के साथ में भीगते बारिश में, हमारे पास नहीं मकान था। अब हमें पक्का मकान नया मिला है, हम उसमें रह रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम PM मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद देश के हर पात्र तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की, और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में साल 2024 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आलू की आवक कम देखने को मिली है। वहीं भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में आलू के भाव इस तरह रहे। बिहार की आरा मंडी में 1 जनवरी को आलू का भाव रहा 1,300 रुपए,
जम्मू कश्मीर की कठुआ मंडी में आलू का भाव रहा 750 रुपए। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में आलू के सौदे 825 रुपए के भाव पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1400 रुपए। उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में आलू का भाव रहा 655 रुपए। उत्तर प्रदेश की ही लखनऊ मंडी में आलू 720 रुपए के भाव पर बिका, जबकि कर्नाटक की चिक्कमगलूर मंडी में आलू 1816 रुपए के भाव पर बिका। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताज़ा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताज़ा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गेहूं की आवक ज्यादातर मंडियों में सीमित देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो एक मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। 1 जनवरी को मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,130 रुपए। मध्य प्रदेश की ही धार मंडी में गेहूं के सौदे 2,888 रुपए पर हुए। वहीं बात उत्तर प्रदेश की मंडियों की करें तो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में गेहूं 2,450 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की ही बदायूं मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,530 रुपए। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में गेहूं के सौदे 2,450 रुपए के भाव पर हुए, जबकि राज्य की ही लालगंज मंडी में गेहूं 2,400 रुपए के भाव पर बिका। लखनऊ मंडी में गेहूं 2,550 रुपए, जबकि लखीमपुर मंडी में 2,470 रुपए पर बिका। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। पश्चिमी पंजाब में इस समय टमाटर की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही पौधों को पाले से बचाने के लिए पराली से माल्चिंग करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में 21 दिनों की हो चुकी गेहूं, तिलहन और गन्ने में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं सदाबहार फलों के छोटे पौधों को ठंड से बचाने के लिए हरे जाल से ढकें। इसके साथ ही फलों के पेड़ों में अच्छी सिंचाई करें। पंजाब के उपवर्तीय इलाकों में मिर्ची, शिमला मिर्च, टमाटर और बैगन के पौधों को शीतलहर से होने वाले नुकसान से बचाएं। इसके अलावा यहां आलू को रोगों से बचाएं। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में किसान प्याज की रोपाई कर लें। इसके साथ ही यहां खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य पंजाब के मैदानी हिस्सों में ही सब्जियों के खेतों में माल्चिंग करें। यहीं इस समय टमाटर, मिर्च और बैगन जैसी सब्जियों को ठंड से बचाने के उपाय करें। हरियाणा के किसान इस समय गेहूं, जौ, आलू और सब्जियों के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां सरसों और काबुली चना की फसल को ठंड से बचाने के लिए स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई करें। यहीं सरसों को कीटों और आलू के रोगों के प्रकोप से बचाएं। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान पछेती गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं इस समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी के स्वस्थ पौधों की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहां पालक, धनिया और मेथी की बुआई करें। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में देर से बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई करें। यहीं पॉली हाउस में छोटे पॉलीथीन बैग में अगेती, कद्दू वर्गीय सब्जियों के पौध तैयार करें।
इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली के भारती दासन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। पीएम विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। ये टर्मिनल भवन 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के लिए जोरों शोर से तैयारियां चल रही हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवान परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए अलग अलग सेनाओं के जवानों ने रिहर्सल की। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं और इससे पहले नए साल के पहले दिन अयोध्या में भगवान रामलला को खास तरह का प्रसाद चढ़ाने के लिए 56 भोग लाया गया। मणिपुर के 4 जिलों में एक हादसे के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। मणिपुर में थोबल जिले के पास अज्ञात बदमाशों ने 4 लोगों की हत्या कर दी और इसके बाद घाटी के 4 जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थोबल और बिष्णुपुर के जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब के जालंधर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। संगरूर में तैनात डीएसपी दलबीर सिंह का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जालंधर के बस्ती बाबा खेल नहर के पास सड़क पर डीएसपी दलबीर सिंह का शव मिला है। और देश के कई हिस्सों समेत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में तापमान 0 से नीचे चला गया है। तापमान 0 से नीचे जाने के बाद शहर शीतलहर की चपेट में है। और बिहार के बेगूसराय से दुखद खबर सामने आई है। अरवा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में शॉर्ट सर्किट के बाद एक घर में भीषण आग लग गई और आग लगने के बाद 4 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोहरे के मद्देनजर 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली वासियों को कुछ दिनों पहले जबरदस्त कोहरे का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब दिल्ली में कोहरे के सितम से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। खेती की बाधाओं को पाटता एक कार्यक्रम, तकनीकी को नए आयाम तक ले जाता एक कार्यक्रम, नई शोध नई खोजों से रूबरू कराता एक कार्यक्रम। हम बताएंगे
कैसे मिलेगा हर समस्या का समाधान? कैसे होगी खेती किसानी आसान? जानने के लिए देखिए कार्यक्रम नए भारत का बढ़ता किसान 6 जनवरी से हर शनिवार शाम 4:30 बजे, पुनः प्रसारण हर रविवार शाम 4:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।